वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी सेमेस्टर 4 से जो बीए प्रोग्राम का आपका सब्जेक्ट है पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये मतलब नहीं है मैं आपको पूरा सिलेबस छाप दूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे कुछ गिने चुने क्वेश्चन है जो मोस्टली आने के चांसेस हैं, आप इनको जरूर करके जाना, प्लस आप वीडियोस भी देख के जाना। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अगर आपको कुछ भी अगर अपना कोई मैसेज पहुंचाना है या कोई बात करनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, तो आप टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें, एकलव्य स्नातक 1, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड डू यू थिंक इट प्लेज अ वाइटल रोल इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। सो पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है कलेक्टिव व्यूज, एटीट्यूड्स और बिलीव्स ऑफ अ ग्रुप और सोसाइटी ऑन अ पर्टिकुलर इशू। किसी भी इशू के ऊपर, किसी इवेंट के ऊपर या किसी पॉलिसी के ऊपर जो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का, ठीक है, जो एक एटीट्यूड होता है, जो व्यू होता है, क्या वो सोचते हैं। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल ओपिनियंस, ठीक है, जो कि सारे इंडिविजुअल ओपिनियंस को जोड़कर एक जो हमारे सामने ओपिनियन आता है, ठीक है। और शेप्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, के अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, कल्चरल, मीडिया, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हर किसी का अपना अलग ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। सो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में पब्लिक ओपिनियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल होता है, क्योंकि ये एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है पॉलिसी मेकर्स के लिए और जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए। सो पब्लिक ओपिनियन एक इंसाइट प्रोवाइड करता है कि क्या जरूरतें हैं लोगों की, क्या डिजायर है, क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की, ओके। और पॉलिसी मेकर्स जो है उस तरीके से वो चीजें फिर उनके जो है रिफ्लेक्ट होती हैं जब वो काम करते हैं। सो पब्लिक ओपिनियन सर्व्स एज अ चेक ऑन गवर्नमेंट पावर बाय इंश्योरिंग दैट, मतलब जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, जो नेतागण हैं, वो अकाउंटेबल रहें जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उनको पता तो चले लोगों के ओपिनियंस क्या हैं। सो पब्लिक ओपिनियन कैन ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसी। सो पब्लिक पॉलिसी में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, ठीक है, जिससे कि ये इन्फ्लुएंस करता है एजेंडा सेटिंग प्रोसेस को। सो जब एक लार्ज प्रोपोर्शन होता है जो पब्लिक का, वो अपना ओपिनियन किसी पर्टिकुलर इशू पे देती है, तो पॉलिसी मेकर्स को काफी मदद मिलती है उस हिसाब से पॉलिसी बनाने में। एडिशनली अगर आप देखो कि पब्लिक ओपिनियन कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल्स बाय क्रिएटिंग प्रेशर फॉर देम टू सपोर्ट। अगर कोई पॉलिसी के ऊपर प्रेशर डालना है, अगर हमें नेताओं के ऊपर, तो आप अपने ओपिनियन से प्रेशर बना सकते हो। सो हाउएवर पब्लिक ओपिनियन कैन ऑल्सो बी शेप्ड बाय मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन से भी पब्लिक ओपिनियन बदल जाते हैं, प्रोपेगेंडा और बायसेस से भी जो है बदल जाते हैं लोगों के विचार। और बहुत बारे लोग मिसगाइड भी हो जाते हैं पॉलिसी डिसीजंस को लेकर। इन एडिशन देयर मे बी ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पब्लिक डिस्कोर्स एंड बहुत बारी कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है समाज में जिनके ओपिनियंस नहीं लिए जाते। तो ये है, कंक्लूजन में ये है कि पब्लिक ओपिनियन काफी क्रूशियल एस्पेक्ट है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। इससे नेताओं को पता चलता है, एक इंसाइट मिलता है, और गवर्नमेंट पावर के ऊपर एक चेक की तरह ये काम करता है, ठीक है। और मतलब काफी इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसी डिसीजंस को। और पॉलिसी मेकर्स जो है वो बहुत ध्यान रखते हैं जब भी पॉलिसी बनाते हैं, तो ये सारे आवाजों को सुना जाए, ये इंश्योर किया जाता है। तो ये आ जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको की पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप इसी को बना के आगे लिख सकते हो। So what you understand by sampling? So differentiate between random sampling and non-random sampling. So statistics के अंदर sampling का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें selecting होती है a subset of individuals or items from a larger population to estimate characteristics of the entire population. So goal क्या है sampling का, ये समझिए कि डाटा इकट्ठा करना, ठीक है, गैदर डाटा दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉल्यूशन, यानी कि क्या पॉपुलेशन के बारे में हमें अपना कंक्लूजन बनाना है, उसका जो डेटा कलेक्ट करा जाता है, ठीक है। सो दो तरीके की सैंपलिंग होती है, रैंडम सैंपलिंग और जो है आपकी नॉन रैंडम सैंपलिंग। सो सबसे पहले है रैंडम सैंपलिंग। ये एक ऐसी सैंपलिंग की टेक्निक है जहां वेर ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर द सैंपल। यहाँ पे सभी को बराबर इक्वल मौका दिया जाता है
दिस मीन्स दैट कि जो सिलेक्शन होता है इंडिविजुअल्स का और आइटम्स का जो सैंपल के लिए, वो चांस मतलब पूरा दिया जाता है उसको। रैंडम सैम्पलिंग इज ऑफन यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च, ये साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में यूज होती है, एंड इज कंसिडरिंग टू बी मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ सैम्पलिंग, ये सबसे ज्यादा यूज होती है। नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है ऑन द अदर हैंड, ये एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक है जहां जो इंडिविजुअल्स का सिलेक्शन होता है या आइटम्स का सिलेक्शन होता है, ठीक है, फॉर द सैंपल इज नॉट बेस्ड ऑन चांस, यहाँ पे चांस का नहीं होता, यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स होते हैं जैसे कन्वीनियंस के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, पर्सनल जजमेंट के हिसाब से आप किसी का सैंपल ले सकते हो। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स कैन बी बायस्ड, ये बायस्ड हो सकती हैं, इसका मतलब है कि ये एक्यूरेटली नहीं हो सकती पॉपुलेशन के बारे में। सो सम कॉमन टाइप्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, इसका मतलब है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पोजिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो ये इसमें आता है। समरी देखें, सो रैंडम सैम्पलिंग आप मतलब इंडिविजुअल्स को लेते हैं पॉपुलेशन से, उनको चांस देते हैं। नॉन रैंडम में आप बायसनेस के साथ सब कुछ कर रहे हैं, जजमेंट के साथ सब कुछ कर रहे हैं। सो रैंडम सैम्पलिंग माना जाता है ज़्यादा अच्छी है, लेस बायस्ड है। तो ये है। What are the characteristics of a good questionnaire? How does the questionnaire influence the sample research? एक अच्छा जो क्वेश्चनेयर होता है, एक बहुत ही एसेंशियल टूल है डाटा कलेक्ट करने का। और कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्लियर एंड कंसाइज। तो एक अगर आपको अच्छा क्वेश्चनेयर करना है तो ये आसानी से समझ में आना चाहिए, एंड ये सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। टेक्निकल और जैर्गन जो ज़्यादा टर्म्स नहीं होने चाहिए। फोकस्ड होना चाहिए क्वेश्चनेयर, बहुत ज्यादा रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही फोकस्ड होना चाहिए। और क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन होने चाहिए जो आप कह सकते हो टू एलिसिट द इंफॉर्मेशन नीड, जो जरूरत है जिस इंफॉर्मेशन की वही पूछा जाए। रेलेवेंट क्वेश्चंस जो होते हैं क्वेश्चनेयर के अंदर, वो रेलेवेंट होने चाहिए रिसर्च के टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने रिसर्च का एक टॉपिक दिया, मैंने बोला आप इस पे क्वेश्चनेयर प्रिपेयर कीजिए, आप जाके किसी से पूछेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वही क्वेश्चनेयर है। सो इररिलेवेंट जानकारी ना हो, सारे क्वेश्चंस रिलेवेंट हो, वैलिड एंड रिलायबल। सो क्वेश्चनेयर जो है वो वैलिड होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए। और वैलिडिटी रेफर्स टू, वैलिडिटी का मतलब है कि जो क्वेश्चनेयर है वो मेजर करता हो व्हाट इज इज सपोज टू मेजर, जो उसको मेजर करने के लिए कहा गया है। वाइल रिलायबिलिटी का मतलब है क्वेश्चनेयर जो है वो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस, मतलब आप कह सकते हो कि वेदर द क्वेश्चनेयर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए सेम। अनबायस्ड, एक अच्छा क्वेश्चनेयर जो है वो अनबायस्ड होना चाहिए, बायसनेस बिल्कुल भी ना हो। तो एक अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर एक लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, कोहेरेंट सीक्वेंस में होना चाहिए। अप्रोप्रिएट लेंथ, क्वेश्चनेयर शुड नॉट बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, ये एक इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए जो समय के साथ पूरा हो जाए। सो क्वेश्चनेयर इन्फ्लुएंस कर सकता है सैंपल रिसर्च को अलग अलग वेज में। जो क्वालिटी होगी क्वेश्चनेयर की उसी हिसाब से डाटा आएगा, और बेकार होगा सो इनएक्यूरेट इनकम्प्लीट डाटा आएगा जिससे कि दिक्कत होगी। अच्छा क्वेश्चनेयर होगा तो अच्छा रहेगा उतना ही। और क्वेश्चनेयर कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सैंपल रिसर्च बाय अफेक्टिंग द रिस्पॉन्स रेट, ठीक है। और एक वेल डिजाइंड क्वेश्चनेयर जो है इससे रिस्पॉन्स रेट अच्छे से बनती है, और अगर कोई खराब क्वेश्चनेयर होगा तो उससे वो चीज़ें खराब होती हैं। और ए लो रिस्पॉन्स रेट कैन अफेक्ट द रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द सैंपल, सो वो सैंपल खराब हो जाता है और फाइंडिंग्स अच्छे से नहीं आती। डिफाइन डेटा एनालिसिस, elucidate the basic concepts and characteristics and qualitative data analysis। डेटा एनालिसिस का मतलब है आप एग्जामिन करते हो, इंटरप्रेट करते हो डेटा को, ताकि आप एक्सट्रैक्ट कर सको इंफॉर्मेशन को जो यूजफुल है, इंसाइट्स पता चले, पैटर्न पता चले, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी बातें हैं वो पता चले। इट इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं डेटा एनालिसिस की, ठीक है, एंड मेथड्स भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डेटा और रिसर्च के क्वेश्चंस क्या हैं। और क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस का मतलब है एक ऐसा डेटा एनालिसिस जो फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग पे, नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। ये कॉमनली यूज होता है सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज में, मतलब आप कह सकते हो कि अदर फील्ड्स वेयर द एम्फेसिस इन ऑन एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस अगर कुछ है, कंटेक्चुअल फैक्टर्स हैं, वहाँ पे ये डेटा एनालिसिस यूज होते हैं। इसमें कुछ बातें हैं जैसे डेटा इमर्जन। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के अंदर ये होता है कि ये इन्वॉल्व करता है कि इमर्जिंग वन सेल्फ इन डेटा टू गेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छे से अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है
इसमें कुछ बातें इन्वॉल्व हैं, जैसे रीडिंग है, लिसनिंग है, डेटा को अलग अलग टाइम पे बार बार पढ़ना, उसके नोट्स लेना और उसको कैटेगराइज करना उसकी थीम और पैटर्न के बेसिस पर। इंडक्टिव अप्रोच, सो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस जो है वो टिपिकली एक इंडक्टिव अप्रोच को यूज करता है, जिसका मतलब है दैट द एनालिसिस इज गाइडेड बाय द डेटा इटसेल्फ, यानी कि जो डेटा है उसी के हिसाब से सब कुछ होता है, रेदर देन प्री कन्विंस्ड थ्योरीज ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, सो इससे क्या होता है कि एक नई अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है। कोडिंग, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, इसमें बहुत बारी कोडिंग भी होती है, विच इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग लेबल्स और कैटेगरीज और सेगमेंट्स ऑफ डेटा बेस्ड ऑन देयर कंटेंट एंड मीनिंग। सो इससे मतलब मदद मिलती है थीम्स पहचानने में, पैटर्न पहचानने में। ट्राइंगुलेशन, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस में क्या होता है, ट्राइंगुलेशन होता है, जिसका मतलब होता है कि मल्टीपल सोर्सेस और मेथड्स को यूज करना एनालिसिस के लिए, ताकि अच्छे से फाइंडिंग्स हो सके और रिलायबल जो है एनालिसिस रहे। और सब्जेक्टिविटी, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस जो होता है वो सब्जेक्टिविटी पे बहुत ध्यान देता है रिसर्चर की और डेटा की। सो इट रिकॉग्नाइज दैट इंटरप्रिटेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिसर्चर्स पर्सपेक्टिव्स, ये बताता है कि रिसर्चर का क्या पर्सपेक्टिव रहा है, बायसेस क्या है इसमें, assumptions क्या है, एज वेल एज द कंटेक्स्ट एंड कल्चर जिसमें ये डेटा जनरेट किया गया है। ओवरऑल क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व्स अ रेगरस एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस, बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस है एग्जामिन करने का, इंटरप्रेट करने का, ठीक है, नॉन न्यूमेरिकल डेटा को, ताकि अच्छे से अच्छी जानकारी मिल सके। व्हाट इज सैम्पलिंग एरर? सैम्पलिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सैंपल। जो हमने सर्वे किया, जो डेटा आया, सैंपल में कुछ और ही आ रहा है जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। अदर वर्ड्स में देखें तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिस्टिक, ठीक है, सच एज द मीन और प्रोपोर्शन कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सैंपल, जो ट्रू पैरामीटर है उससे अलग आना। सैम्पलिंग एरर हो सकता है जब सैंपल अच्छे से ना रिप्रेजेंट करता हो पॉपुलेशन को, कोई बायसनेस हो उसमें, इनएक्यूरेट एस्टिमेट्स हो, एंड इससे बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ये हो सकता है, जैसे रैंडम चांस देना, सैंपल साइज, सैम्पलिंग मेथड, ये अलग अलग फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन यू वांट टू एस्टिमेट द एवरेज हाइट ऑफ ऑल हाई स्कूल्स, आपको एक हाइट आपको एक जाननी है जितने भी हाई स्कूल्स हैं यूएस में। सो यू कुड टेक अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम वन हाई स्कूल, हो सकता है आप किसी एक स्कूल के 100 बच्चों का सैंपल ले लो एंड मेजर करो उनकी हाइट्स को। सो एवरेज हाइट जो होगी दिस सैंपल की माइट बी 5'8", बट दिस वैल्यू को डिफर फ्रॉम द ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर, क्योंकि हो सकता है दूसरे स्कूल्स में अलग हाइट रहती हो, बट आपने तो जो सेलेक्ट किया है वो एक ही स्कूल के करे हैं। सो ये हो जाता है, इसमें सैम्पलिंग एरर आ जाता है। एक और एग्जांपल है इस पॉलिटिकल पोलिंग। सो जो पोलस्टर्स होते हैं वो यूज करते हैं एक सैंपल ऑफ लाइकली वोटर्स टू एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स हु सपोर्ट अ पर्टिकुलर कैंडिडेट। सो हाउएवर इफ द सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लाइकली वोटर्स, यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें मान लो 100 लोगों से पूछा गया, ठीक है, कि मतलब कि आपको कौन सा कैंडिडेट पसंद है, हो सकता है कि सिर्फ उनसे पूछा जा रहा हो कि भाई जिनको वो पर्टिकुलर पसंद है उनसे पूछा ही ना गया हो जिनको वो पसंद नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब डोर स्टेप ओपिनियन, पॉलिटिकल साइंस में डोर स्टेप ओपिनियन का मतलब ये होता है कि जो ओपिनियंस और जो व्यूज हैं वोटर के, वो आर विजिटेड बाय पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके डोर स्टेप पे जाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, और इसी कैंपेनिंग को डोर स्टेप ओपिनियन भी कहा जाता है। डोर स्टेप ओपिनियन पॉलिटिकल साइंस में आप ये कह सकते हो जो सिटीजन्स जो हैं अपनी बातें बताते हैं, ठीक है, और ये पोल और सर्वे जो होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती हैं, गवर्नमेंट यूज करती हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं, ताकि पब्लिक ओपिनियन का पता चल सके। और फिर है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल का मतलब है एक ऐसा सर्वे होता है कंडक्टेड आफ्टर वोटर्स हैव कास्ट देयर बैलेट्स, इलेक्शन होने के बाद में जब वोटर से पूछा जाता है आपने किसको वोट दिया, ये डेटा लिया जाता है और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है वोटर्स की, यानी कि उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, रेस क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है। एग्जिट पोल्स क्या है कि पोलिंग स्टेशन के बाहर कुछ लोग खड़े रहते हैं, उनसे वोटर्स से पूछा जाता है कि आप कुछ सवाल के जवाब दे दीजिए, किसने आपने किसको वोट दिया है, क्यों दिया है, किस लिए दिया है। एग्जिट पोल्स मीडिया वाले करवाते हैं, ओके, और हो सकता है बहुत बारी एग्जिट पोल्स के रिजल्ट असली रिजल्ट से मिलते जुलते हो सकता है बहुत बारी अलग भी हो सकता है। सो ये इसमें आ जाएगा। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय